क्या महिलाओं का कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है? अगर हम लोग पैर पे खड़े हैं, अपने लिए भविष्य में कमा रहे हैं, तो क्या चरित्रहीन हो गए? अपने लिए हक से लड़ाई लड़ा चरित्रहीन की लड़ाई होती है क्या? और यही भारत में बोलते हैं कि औरतों को पूजा जाता है। इस झारखंड के लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी बचाएंगे? ऐसे ही इन्होंने 6 जून को मुझे धक्का धक्की किया, शारीरिक हिंसा किया है। अच्छा, ये प्रभारी विद्यालय प्रभारी 6 जून को मेरे विद्यालय प्रभारी ने मेरे चरित्र पर भी कितने दाग लगाए कि इस ऐसे लोग से फंसी है, वैसे से फंसी है, इसके साथ आती है। विद्यालय प्रभारी ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वो उन्होंने खुलेआम बोला है कि मार के फेंकवा दूंगा स्कूल आएंगे तो। जो पैसा बच्चों के लिए आया है वो बच्चों पे ही खर्चा हो। क्या डीओ को पैसा नहीं मिलता है? क्या पीओ को पैसा नहीं मिलता है? क्या डीएससी को पैसा नहीं मिलता है? जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको पैसा नहीं मिलता है? हमारे देश में नारी शक्ति और महिलाओं के सम्मान के बारे में सभी बात करते हैं। विधायक हो जाए, मंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री, सभी लोग बात करते हैं। लेकिन धरातल पर महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है, महिलाओं को कितनी इज्जत मिलती है, महिला सशक्तिकरण कितना काम करता है, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे साथ एक महिला शिक्षिका बैठी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, और अभी इनका एक मामला प्रकाश में आया है और ये +2 उच्च विद्यालय हरनाद में पढ़ाती हैं। तो मैम, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम उर्मिला कुमारी है और हम एक व्यावसायिक प्रशिक्षिका है। क्षेत्रनाथ +2 उच्च विद्यालय में हम 3 फरवरी 2020 से कार्यरत हैं। आप जो है हरनाद +2 उच्च विद्यालय में आउटसोर्सिंग के थ्रू गई? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैंने वहाँ ज्वाइन किया, ठीक है। और उस वक्त से लेकर 2022 मार्च तक कोई दिक्कत नहीं रहा। मैंने बहुत अच्छे से कार्य किया, मेरे बच्चे मुझसे पढ़कर बहुत खुश है, वहाँ का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहा। और मेरी कंपनी ने, जो कि मेरे साथ जहाँ से मुझे जॉब मिला है, वो ने कभी किसी को शिकायत नहीं रही मुझसे कि मैडम आपकी कोई गलती है काम में, पढ़ाई में। मैंने हर वक्त बच्चों के लिए सही कार्य किया। लेकिन इतने कार्य करने के बाद, इतने स्ट्रगल करने के बावजूद अचानक मार्च महीने में जब जेईपीसी द्वारा 2022 में सरकारी फंड आया था कि बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा के तहत, मतलब आप वहाँ पे रिटेल मैनेजमेंट पढ़ा रही थी? हाँ, रिटेल के बारे में पढ़ाते हैं कि बच्चे कैसे स्वनिर्भर हो। और ये प्रोजेक्ट सेंट्रल का है, जो कि मोदी जी चाहते हैं कि हर बच्चा पैर पे खड़ा हो, हर लड़कियां कमाएं, अपने पे आत्मनिर्भर बने और आगे बढ़े, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो मैं इसी कार्य को कंटिन्यू अच्छे से कर रही थी। तो फिर इसी मार्च में जब पैसा आया तो मैंने अपने विद्यालय प्रभारी ने मुझे बुलाया बात करने को कि मैडम आइए, हम लोग के सलाह मशवरा से इसको देखते कि क्या करना है। तो मैंने अपना पक्ष रखा कि सर, बच्चों को क्या रिटेल से संबंधित बड़े मॉल में ले चलते हैं, जहाँ पे वो सारे इक्विपमेंट्स को सामने से देख के प्रैक्टिकल नॉलेज ले सके कि कल को जब बच्चे यहाँ से पढ़ कर जाए हरनाद से, तो कल को उनको कहीं पे पार्ट टाइम जॉब भी मिल सके। तो मैंने बस इसी की उनसे गुहार लगाई थी कि बच्चों पे सर पैसा खर्च कीजिए। मतलब बच्चों को कहीं पे इंडस्ट्री विजिट कराने के लिए या कहीं पे घुमाने के लिए या मतलब लाइव डेमो दिखाने के लिए सरकार की तरफ से फंड आया था। हाँ, फंड आया था। जी। तो उसके बाद फिर उनसे मेरी बातचीत होने लगी। उसी दौरान उनका साफ कहना था कि मैं ये पैसा डीओ मैडम को दूंगा। अच्छा, मतलब प्रभारी कह रहे हैं कि ये जो पैसा आया है डीओ मैडम को दूंगा। उसमें उसका एक वीडियो है मेरे पास, मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ। जी, लाइए मेरा फोन। जी, दिखाइए। उसमें इनका साफ कहना है कि मैं ये पैसा अधिकारी को दूंगा। अच्छा, तो अधिकारी को क्यों पैसा दिया जाएगा? क्योंकि ये पैसा तो बच्चों के लिए आया है, बच्चों के भविष्य के लिए पैसा आया है, तो फिर अधिकारी को क्यों पैसा देना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी यही बात है सर कि वाले से तो बोला है कि 17,000 में 2 दिन वो बस का ट्रैवल के लिए तैयार। हाँ, 25,000 है ना इनका 25,000 अलग है ना, 50,000। हाँ, तो 34,000 खाना पीना का तो बचा तो 8,000 बच रहा है ना सर। 8,000 हो जाएगा। हाँ, पूरी सब्जी हो जाएगा बच्चे के लिए, नाश्ता। हाँ, तो देंगे, और कौन देगा पैसा? हम देंगे, आप दीजिएगा। मतलब वहाँ पैसा लगेगा डी ऑफिस भी आज के पैसा लगेगा। कितना पैसा लगेगा? कोई आप उधर सोचिए नहीं, तो कितना पैसा लगेगा वहाँ? 5,000। किताब में 10,000 लग रहा है। किताब में 10,000 ले रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए इतना पैसा वो लोग ले रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो फिर ये तो नहीं ना बात सही है। 10,000 किताब के लिए लेंगी मैडम अगर, और 5,000 इंडस्ट्री विजिट में, तो फिर बच्चा के लिए बचेगा क्या? मैडम से बात कीजिए, आप देख सकते हैं सर। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं समझ नहीं पाया। अच्छा, सर कह रहे हैं कि मतलब इतने पैसे में कैसे होगा?
नहीं, इनका कहना है कि 25,000 रुपये आया था। अच्छा। ठीक है, इनका कहना है कि उसमें से 10,000 मैडम को किताब के लिए देना है। कौन से मैडम को देना है? डीओ मैडम को। तो डीओ मैडम को किताब के लिए क्यों पैसा देना है? जो पूर्व डीओ मैडम थी यहाँ पे, उनका नाम था नीलम आइलिन टोप्पो, उनका जिक्र कर रहे हैं। आप बस यही समझिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारे भारत में कि सरकार हर सुविधा दे रहे हैं बच्चे को, ग्रामीण क्षेत्र में कि बच्चे स्वनिर्भर बने, कि लड़कियां मजबूत हो, लेकिन ऐसे विद्यालय प्रभारी व्यावसायिक शिक्षा को पूरा बर्बाद करके रखे हैं। इनका साफ कहना है कि बच्चों को पैसा नहीं दे, बच्चों पे खर्च मत कीजिए, सारे पैसा अधिकारी को मुझे देना है। क्यों हम पैसा अधिकारी को दे जब सरकार सुविधा बच्चे तक पहुंचाने दिया, मुझे वहाँ क्यों रखा गया है कि बच्चे को सही शिक्षा सही मार्गदर्शन दे? तो उन्होंने ऐसे अनहोनी काम कर रहे हैं। वो एक भ्रष्टाचार व्यक्ति हैं। वो चाहते हैं कि सारा पैसा बच्चों पे खर्च ना हो और वो अधिकारी को दे और अपना जेब भरे। और इसके खिलाफ हम जब आवाज़ उठाएं, और ये आवाज़ सिर्फ मेरे लिए नहीं था, मैंने बोला कि बच्चे, उस गांव के बच्चे के भला मैंने चाहा था। क्या मैं खुद बोकारो में रहती हूँ सर, मैं बोकारो से स्कूल जाती हूँ, क्या बोकारो मॉल नहीं देखा? मैंने सोचा कि बच्चे हैं देख लेंगे, सरकारी पैसा है, लेकिन नहीं, उन्होंने इस बात को माना नहीं। उन्होंने अचानक एकाएक 7 अप्रैल को, इसी बाद हम लोग 2 अप्रैल को बच्चे को घुमाने बोकारो भी लेकर आए हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन अच्छा, बात मान लिए? फिर मान लिए? नहीं, वो बात माने नहीं। वो मुझसे फ़ोन पे एक दिन शर्त बोले कि मैडम ठीक है, आप इतना जिद्दी मत कीजिए, हमको बहुत लोग के चलना है, हमको यहाँ वहाँ खर्चा करना पड़ता है, तो आधे बच्चों को बोकारो घुमाइए, आधे बच्चों को फुसरो। तो हम कहे ठीक है सर, कोई बात नहीं, जब आप भी बोल रहे और हम भी, तो चलिए ठीक है। तो हम आधा 56 बच्चे को हम बोकारो लेके आए 2 अप्रैल को। उनके सहमति से, सारे सहमति के साथ हम मॉल से, ऑथराइजेशन लिए, हर वो नियम हम कानून पालन किए जो मेरे बच्चे के भविष्य के लिए होगा। हम 2 अप्रैल को यहाँ से बच्चे को घुमा के ले गए हैं एकदम सेफ्टी के साथ। फिर एकाएक 7 अप्रैल को मेरे कंपनी में इन्होंने कंप्लेंट कर दिया। अच्छा। कि ये कार्य के प्रति लापरवाही दिखाई है। इन्होंने शिक्षा मंत्री से मुझे फ़ोन कराया है। अच्छा, आपको? हाँ, मैंने उनको। तो आपने फोन कराया शिक्षा मंत्री से प्रभारी को? नहीं, मैंने कभी फोन नहीं कराया सर। अच्छा। 10 फरवरी को इसी 2022 को हम लोग व्यावसायिक संघ अपने समस्याओं को लेके उनसे मिले थे, क्योंकि वो शिक्षा विभाग के कर्ता धर्ता है, वो हमारे माता पिता के बराबर है। हम लोग सब उनसे मिलने गए कि सर हम लोग आउटसोर्सिंग में हैं, टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, स्पेशल लीव नहीं मिलता, मैटरनिटी लीव नहीं मिलता, हम लोग हर जगह बेइज्जत किया जाता है, ऑफिस वर्क कराया जाता है। वो हर सुविधा सुने, शिक्षा मंत्री महोदय ने हमारी बहुत मदद कर रहे थे वो, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक फॉर्मल जानकारी, वो माता पिता है, वो किसी स्कूल में फोन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं ना सर। हम क्या उनको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, उनका हक बनता है हर स्कूल में फोन करके पूछने का क्या चल रहा है, जाने का भी हक बनता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री है वो। हाँ, राज्य के। तो उन्होंने बस ये फॉर्मल जानकारी के लिए कि उर्मिला किसी स्कूल में है, टाइम पे स्कूल जाती है कि नहीं, क्या पढ़ाती है, इसके लिए कॉल किए थे वो। और इन्होंने क्या समझा हमको नहीं पता सर, इन्होंने मेरे कंप्लेंट में लिख दिया कि शिक्षा मंत्री से फ़ोन कराइए। उसके बाद से जो मेरा हाल है, हम हर द्वार गए मदद मांगने, शिक्षा मंत्री महोदय के पास गए, ये एजुकेशन सेक्रेटरी सर के पास गए, बोकारो डीसी, बोकारो एसपी, हर जगह हम हर अधिकारी से मिले, लेकिन कोई मदद नहीं मिला मुझे अब तक। सिर्फ मुझे इस दर से उस दर से भी लोग ठुकरा रहे हैं, हर जगह मानसिक प्रताड़ना। मेरे विद्यालय प्रभारी ने मेरे चरित्र पर भी कितने दाग लगाए कि इस ऐसे लोग से फंसी है, वैसे से फंसी है, इसके साथ आती है, हर वो चीज़ मैंने जो झेला इस 10 महीने में, मैं आपको इस फाइल में दिखा सकती हूँ सर। दिखाइए प्लीज। कि देखिए, इन्होंने कंप्लेंट में लिखा है कि कुछ दिन पहले इनके द्वारा मंत्री महोदय से फ़ोन करवाया गया, तब से मैं स्वयं भी कुछ कार्य करने से, बोलने से कतराता हूँ। अच्छा, ये आपके प्रभारी? हाँ, वो कंप्लेंट लिखे हैं मेरे कंपनी को, लिख के दी, कंपनी को, आउटसोर्सिंग कंपनी को। हाँ, 7 अप्रैल 2022 को ऐसा किया उन्होंने। और उसके बाद आप देखिए सर, उन्होंने इस शिकायत को जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो को भी भेजा है और JEPC रांची। हम लोग आउटसोर्सिंग है सर, लेकिन हमारे साथ भी तो क्या दिनांक और पत्रांक के साथ हम लोग को यहाँ तक जोड़ा गया है। ये देखिए मेरा कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर, फिर विद्यालय प्रभारी ने यहाँ पे ज्वाइन कराया था उस दिन। उसके बाद
ये देखिए यहाँ लेटर को एक्सेप्ट किया है उन्होंने, एक्सेप्ट किया है, वो ज्वाइन हुए हैं 3 फरवरी को। और ये देखिए सर, यहाँ से दिनांक पत्रांक संख्या के द्वारा ज्वाइनिंग हुआ है। तो मेरे साथ इतना अत्याचार क्यों? जब शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं तो विद्यालय प्रभारी ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? वो उन्होंने खुलेआम बोला है कि मार के फेंकवा दूंगा स्कूल आएंगे तो। 28 तारीख को विद्यालय में अज्ञात लोगों को बुलाकर मुझे बहुत बेइज्जत किया गया। जो लोग मेरी मदद करते हैं उनको बोला कि इसको कोई लेकर नहीं आएगा। अब हम पैदल चल चल के स्कूल जाते हैं, रास्ते में इन्होंने मुझे जीने के लायक छोड़ा नहीं। इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि लगता है कि मर जाए और कुछ नहीं बचा। और हम बस इतना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि मुझे न्याय मिले, मेरी नौकरी उसी स्कूल में बरकरार रहे मान सम्मान के साथ। मेरा सामाजिक आर्थिक हिंसा, मानसिक हिंसा, सामाजिक हिंसा, साथ ही साथ इन्होंने 6 जून को मेरे साथ धक्का धक्की किया, शारीरिक हिंसा किया है। अच्छा, ये प्रभारी, विद्यालय प्रभारी 6 जून को, जबकि 3 जून को 2022 को एक बैठक थी डीएससी ऑफिस में। उस डीएससी ऑफिस में मैंने हर वो सबूत दिया कि जो इनके खिलाफ पाया गया है। उस सबूत में मौखिक रूप से मैं सही पाई गई थी। इसलिए मैडम ने इनको डाटा भी, समझाया भी कि आप लोग ये सब मामला क्यों इतना बढ़ा दिए हैं, सब कुछ समझ के अपना काम कीजिए विद्यालय में। ऐसा हम किए और उसके बावजूद 6 जून को स्कूल खुला है। गर्मी छुट्टी के बाद हम साइन करने गए इनके कार्यालय में, इन्होंने मुझे आके धक्का दे दिया और रजिस्टर छीन लिया। फिर गाली गलौज, पूरा बदतमीजी, निकलो स्कूल से निकलो, तुम चरित्रहीन है, तुम बच्चों को गलत चीज़ सिखा रही है, ऐसा किया। इसकी शिकायत लेके 6 जून को हम पहुँचे कसमार थाना। वहाँ के प्रभारी, उनका नाम पूरा याद तो नहीं लेकिन उनका नाम शायद राजेश रंजन जी था, वो डांट के भगा दिए। वो आपको डांट के भगा दिए? हाँ, और वो कहते हैं मुझे कि आप नो वर्क नो पे में स्कूल क्यों जाती हैं? तो मैंने बोला सर कि नो वर्क नो पे में कष्ट मैं काट रही हूँ, मैं अपने पैसे खर्च करके आती हूँ, ठीक है, अपने रिस्क पे, क्योंकि 10th और 12 बच्चों का बोर्ड है। उन्होंने क्या रिटेल सब्जेक्ट लिया है तो उनके भविष्य को मैं दांव पे क्यों लगाऊं जब मुझे बर्बाद कर दिया गया। तो मैंने सोचा कि जब तक जांच चल रहा है मैं स्कूल आऊंगी, शांतिपूर्वक पढ़ाऊंगी बच्चों को, फिर मैं घर जाऊंगी। अच्छा, एक मिनट, वो लोग चाह रहे थे कि आप स्कूल में ना पढ़ाइए, स्कूल ना आइए, लेकिन आप लगातार ये जो मामला हुआ उसके बाद भी अब जाती रही? हाँ, हम कंटिन्यू जाते रहे हैं सर। और ये देख सकते हैं आप कि हम 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्री महोदय से मिले हैं, फिर 26 अप्रैल को भी मिले हैं उनसे, फिर हम 25 तारीख को हमारे बोकारो जिला उपायुक्त से भी मिले हैं, उनको भी सारी समस्या बताएं। वो बोले कि हम देखेंगे, मदद करेंगे, लेकिन अचानक क्या कोई मदद नहीं मिला। अच्छा। फिर जेईपीसी जो हमारे विद्यालय प्रभारी कहते हैं कि आउटसोर्सिंग है, इसको निकालो, इसको कंपनी निकाल दे, ये क्यों आती है? मैं अपने कार्य पूरा करने जा रही हूँ सर। वहाँ भी हम गए, देखिए जेईपीसी में भी, वहाँ भी गए, हर जगह देखिए। ये देखिए, आप उपायुक्त सर से मैं फिर मिली 17 मई को भी, 17 मई 2022 जी। फिर 19/5 को भी मिली मैं जेईपीसी में जी। उसके बाद फिर हमारे ये शिक्षा सचिव महोदय जो पूर्व थे राजेश शर्मा सर ने, उन्होंने बहुत इंसानियत पूर्वक न्याय व्यवहार किया। उन्होंने आदेश करवाया किसी प्रकार से और 3 जून की बैठक रखवाई। उसी बैठक में हम सही पाए गए थे, उसी का गुस्सा उनको था और 6 जून को धक्का धक्की किए मेरे साथ। उसके बाद कसमार थाना वाले कुछ नहीं सुने मेरे। हम 8 तारीख को एसपी सर से मिले, 8 जून को 2022 को। तो बोकारो एसपी चंदन कुमार झा जी से मिले हम। वो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। 10 जून को एक पुलिस की टीम भी आई, पर वो पुलिस 8:30 बजे सुबह में आई। उस दिन विद्यालय प्रभारी छुट्टी में थे। अच्छा, तो वो कौन सी जांच करने आई थी भाई? मेरे खिलाफ ही जांच। मुझे उल्टा पुल्टा 5 बात सुना के चले गए वो लोग कि ठीक है। वो कहते हैं थाना प्रभारी कि उस रोज तो आज छुट्टी पे है आपकी विद्यालय के प्रभारी, मुझे पता है। हम बोले जब पता है तो क्या जांच करने आए? फिर मैंने कुछ उनसे नहीं बहस किया, फिर मैं छोड़ दी इस मामले को। फिर 8 जून के बाद हम फिर 8 जुलाई को गए एसपी सर के पास। एसपी सर के पास गए? हाँ, कि सर क्या हुआ, 1 महीना से आवेदन दिए, एफआईआर मेरा दर्ज नहीं हो रहा है। बोले कि मैं देखता हूँ, कुछ नहीं किए वो। फिर हम ये पूरा हम हर महीने किसी न किसी अधिकारी से मिलते रहे कि कोई तुम न्याय कर दे। हम 6 बार शिक्षा ये झारखंड सरकार मुख्यमंत्री के पास भी गए, लेकिन उनसे मिलने नहीं दिया गया। अच्छा, उनसे मिलने नहीं दिया गया? मिलने नहीं दिया। हेमंत सोरेन जी के पास गई थी? हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री साहब से मिलने नहीं दिया गया। लेकिन जो भी उनके बदले वहाँ बैठते हैं जन शिकायत कोषांग में, उन्होंने देखिए इस 20 मई से हम शुरू किए उनके पास जाना। जी, 20 मई को गए हैं आप? 20 मई 2022 को जी, ठीक गए हैं। तो उन्होंने बोला कार्रवाई होगा।
पर कार्रवाई के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं हाथ लगा मेरे। फिर ये हुआ, फिर 6 जून के बाद भी देखिए एसपी सर को भी दी है खबर कि सर स्कूल में धक्का धक्की किया शारीरिक व्यक्ति, पहले आर्थिक हिंसा किया, नौकरी छीन लिया। हम उसके बाद भी मुफ्त में खुद जाके पढ़ा रहे हैं। फिर शारीरिक हिंसा, सामाजिक हिंसा की चरित्रहीन लड़की है। क्या महिलाओं का कोई इज्जत मान सम्मान नहीं है? अगर हम लोग पैर पे खड़े हैं, अपने लिए भविष्य में कमा रहे हैं, तो क्या चरित्रहीन हो गए? अपने लिए हक से लड़ाई लड़ा चरित्रहीन की लड़ाई होती है क्या? और यही भारत में बोलते हैं कि औरतों को पूजा जाता है। इस झारखंड के लोग बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी बचाएंगे? ऐसे ही मुझे समाज में बेइज्जत करके। तो आप उर्मिला मैम है हमारे साथ, ये अपनी आप बीती बताई कि कैसे हर दरवाज़ा खटखटाई, एसपी, डीसी, मुख्यमंत्री का दरवाज़ा खटखटाई, शिक्षा मंत्री जी के पास मिली, लेकिन इनको न्याय कहीं नहीं मिला। अब आप ज़रा बताइए कि क्या नारी शक्ति सम्मान है यहाँ पे? महिलाओं को पूजा जाता है यहाँ पर? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लागू हुआ है धरातल पे? तो इसका सही जवाब है नहीं। देखिए, पुरुषों के लिए ना बड़ा एकदम आम बात होता है, अगर कोई महिला उसके खिलाफ चली जाए, चाहे कोई महिला हो, तो तुरंत जो पुरुष होता है तुरंत जो है लांछन लगा देता है, कहता है कि ये चरित्रहीन है, इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। ये बड़ा ईजी शब्द होता है बोलने के लिए, लेकिन उस महिला के पीछे क्या है, उस महिला ने कितना दर्द सहा है उस चीज़ को लेकर, कोई नहीं जानता है। ये जो मैटर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से है। शिक्षा मंत्री जी का कॉल आया प्रभारी जी को, और शायद इनके बारे में कुछ पूछने के लिए, है ना मैम? स्कूल जाती है कि नहीं जाती है, शिक्षा मंत्री जी कॉल की, जैसा कि मैम बता रही हैं। तो प्रभारी सर को लगा कि मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन कर दी शिक्षा मंत्री जी को, या मेरे खिलाफ कुछ ऐसी शिकायत कर दी, इस वजह से मुझे कॉल की, ऐसा ही ना मैम? जी। लेकिन ऐसा तो नहीं था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था सर। बस एक फॉर्मल जानकारी, ये पूरा झारखंड का विद्यालय उनके अंदर चलता है, तो वो जानने के लिए कि कैसी शिक्षा चल रही है, आखिर व्यावसायिक शिक्षा को जो जोड़े हैं पाठ्यक्रम में, तो कितने हद तक बच्चों को लाभ हो पा रहा है, ये जानना चाहते थे। पर इन सारे मामले में सबसे ज़्यादा अपराधी दिमाग के हमारे विद्यालय प्रभारी मनोज कुमार दत्ता जी है, जो कि हर बात को निगेटिवली, क्योंकि वो एक भ्रष्टाचार व्यक्ति है, वो शिक्षा में सिर्फ भ्रष्टाचार फैला के रखे हैं। मुझे हमेशा दबाया गया कि आउटसोर्सिंग है, ऐसा है वैसा है, पेपर कभी ना मेरा साइन करना, हमेशा टॉर्चर किए हैं वो मुझे। ये सारा मैटर ना वो 25-50 हज़ार रुपये के लिए हुआ है। मैडम अगर मान जाती कि भाई हम ठीक है कि ठीक है, आप मतलब जाइए घुमाने, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको करना है कर कीजिए, लेकिन मैडम अपनी बात पे अड़ी रही कि नहीं, जो पैसा बच्चों के लिए आया है वो बच्चों पे ही खर्चा हो। क्या डीओ को पैसा नहीं मिलता है? क्या बीओ को पैसा नहीं मिलता है? क्या डीएससी को पैसा नहीं मिलता है? जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको पैसा नहीं मिलता है? इसका जवाब है सबको पैसा मिलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर सही से जाँच हो जाए ना, अगर सही से जाँच हो जाए तो जितना ईओ बीओ डीओ सीओ फीओ है सब अंदर चल जाएगा। इतना भ्रष्टाचार है हमारे देश में, भ्रष्टाचार का सीमा किस लेवल पर है, इनकी बात को सुन के आप समझ गए होंगे। कितनी दिक्कत वाली बात है कि एक महिला शिक्षिका को किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, एक महिला शिक्षिका को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, ये कहीं से सही नहीं है। इस क्षेत्र के विधायक हैं डॉक्टर लंबोदर महतो जी। लंबोदर महतो जी, मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, आप इस मामले को देखिए, आप उसी स्कूल से पास आउट हुए हैं, तो आप देखिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मैम एक बात कहना चाहूँगा, तो आपको वो अभी क्या प्रभारी ये चाह रहे हैं कि आप उस स्कूल में ना पढ़ाएं? वो चाहते हैं कि मैं स्कूल आना बंद कर दूं, मैं अब ना पढ़ाऊं उस स्कूल में, ठीक है। उनका कहना है कि कंपनी ने जब लिख दिया तो तुम क्यों आती हो? तो कंपनी आपके लिख के दे दी है कि आप वहाँ पे मत जाइए? नहीं, उसने मुझे बस टर्मिनेट किया है जी। ये है टर्मिनेशन लेटर जी। तो उस टर्मिनेशन को मैं क्यों मानूं सर, जब वो गलत तरीके से अपराध के संज्ञा में किया गया है। वो भ्रष्टाचारी व्यक्ति ने झूठा आरोप लगाया, सिर्फ षड्यंत्र किए मेरे खिलाफ, तो मैं क्यों छोड़ूं? और मैं 13 अप्रैल से 9 अप्रैल को मुझे टर्मिनेशन मिला है। 13 अप्रैल 2022 से मैं लगातार न्याय की गुहार लगा रही हूँ, हर दरवाजे खटखटा रही हूँ, तो मैं क्यों विद्यालय जाना बंद करूँ? उनके
गलत इरादे को मैं पूरा करने दूंगी? कभी नहीं। ये पैसा हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए आया है। एक एक व्यावसायिक शिक्षा का रुपया हमारे बच्चों के पढ़ाई में ही लगेगा और ये मेरा प्रण है कि हम चाहते हैं कि सब लड़कियां मेरे जैसी मजबूत बने, हर व्यावसायिक शिक्षिका को इज्जत मिले, मान सम्मान मिले। यहाँ व्यवसाय शिक्षिका नहीं, सभी शिक्षिकाएं हो या शिक्षक हो, सबको सम्मान इज्जत मिलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो है अपना एफर्ट्स लगाते हैं, अपना पढ़ाते हैं, चाहे आउटसोर्सिंग से आए हो या जिस तरीके से स्कूल में वो बहाली उनकी हुई हो, सबको सम्मान मिलना चाहिए। और साथ ही देखिए सर, मैंने RTI भी फाइल किया कि 3 जून को जो बैठक हुई थी उस बैठक की कॉपी मुझे क्यों नहीं मिली, अब तक कुछ रिजल्ट क्यों नहीं आया। अगर मैं सही पाई गई हूँ तो मुझे सही से ज्वाइनिंग फिर से मिले, या जो भी फैसला है गलत सही कुछ भी आया, कोई अब तक क्या रिपोर्ट नहीं। देखिए मैंने RTI फाइल भी किया था, उसके लिए RTI अधिकारी ने शो कॉज किया है DO मैडम को, ये जो अभी आई हैं। जी, आप इस फाइल को देखिए और फाइल में लगे हुए पेपरों को देखिए। इतना सारा ये जो कंप्लेन है, इतना सारा ये जहाँ जहाँ पर गई है उसका ये डॉक्यूमेंट्स है, डेट लिखा हुआ है, सबका सिग्नेचर मुहर है। देखिए ये जानते हैं क्यों दर बदर भटक रही हैं, क्योंकि इनके पास किसी विधायक मंत्री का सोर्स नहीं है, किसी पुलिस वाले से लगाव नहीं है, इनके पास उतना पैसा नहीं है ताकि इस फाइल की ज़रूरत न पड़े, ऐसे इनका काम हो जाए। देखिए हमारे देश में और खास करके झारखंड राज्य में अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा और पलामू का दौरा कर रहे हैं, खतियानी जोहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गढ़वा पलामू के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात क्यों कही? कहीं ना तो कहीं अधिकारी पदाधिकारी भी मिले हुए हैं। आखिर DO मैडम को जो है पैसा क्यों देना था प्रभारी सर को? सबसे बड़ा सवाल ये है, किस बात के लिए उनको पैसा देना था? को पता था किस बात के लिए दिया जाना था पैसा? वो कह रहे थे कि 10,000 किताब में देंगे और 5,000 देंगे इंडस्ट्री विजिट में। अब वो क्यों देंगे? उनकी चोरी छुपाती होंगी। अच्छा। उनके काले कार्य में वो साथ देती, इसलिए कि ताकि वो, और मेरे विद्यालय प्रभारी समय से कभी स्कूल नहीं आते। आप उनका नवंबर 2021 का बायोमेट्रिक चेक कीजिए, एब्सेंट है 15 दिन 20 दिन, उनकी सैलरी कैसे रिलीज हो जा रही है? यही काले कारनामे से। ये देखिए जिस कंपनी को इन्होंने मेरे खिलाफ शिकायत किया है उसमें सबका साइन का बिल्कुल गलत दुरुपयोग किया उन्होंने। एक लड़की का देखिए साइन का इस्तेमाल किया है। उस बच्ची ने मुझे फोन किया कि मैम मैंने साइन नहीं किया है। अच्छा, उसका कोई प्रूफ वगैरह है आपके पास? कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं की है, पर आप उससे मिल सकते। वो बच्ची स्कूल में आई थी अपने गार्जियन को लेके कि आप मेरा नाम हटाइए, उनके पास शिकायत की है कि आप मेरा नाम हटाइए को। हाँ जी। और ये मामला हुआ है मेरे स्कूल में। और साथ ही ये देखिए यहाँ सारी जगह ओवर राइटिंग है, आप देख सकते हैं। हाँ, आप देख सकते हैं ये डेट पे ओवर राइटिंग किया हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और भी देखिए यहाँ भी है। जी देख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा वुमेन से बोलेंगे कि अच्छे से दिखाइए। और ये देख लीजिए सभी जगह जो है ओवर राइटिंग किया हुआ है डेट पे। तो ये क्यों है, ये तो जांच का विषय है। इसमें एक महिला है, उनका नाम क्या गीता देवी, उन्होंने मुझे लिखित दिया है कि इस तारीख को मैं प्रेजेंट ही नहीं थी मैडम, 22 मार्च को। तो फिर साइन कहाँ किसका है ये? अब ये तो विद्यालय प्रभारी ही जाने कि किसके साइन का क्या इस्तेमाल करते। सिर्फ मुझे अपने भ्रष्टाचार के मंशा पूरा करने को उन्होंने मुझे दरकिनार कर दिया, झूठा फर्जी हस्ताक्षर लेके। यहाँ इतने लोगों का साइन है, कोई भी व्यक्ति समय पे प्रेजेंट नहीं होता है। आप सभी को बुला के पूछिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए इन 12 लोगों से कि क्या आपने साइन किया है। SMC की मीटिंग में ये नियम है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है उसको सामने बैठाया जाता है, फोटो होती है उस मीटिंग की। कोई फोटो हुई नहीं। तो एक काम करिए ना, मान के चलिए मामला हो रहा है, आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, तो क्या अपनी आउटसोर्सिंग कंपनी से कह के कि भाई मेरी सैलरी रिलीज कर दीजिए और मुझे दूसरे स्कूल में दे दीजिए? सर मैं दूसरे स्कूल में क्यों जाऊं? क्योंकि जब मेरी गलती ही नहीं है, इन्होंने मेरे पूरे भविष्य को काला कर दिया, काला अक्षर भैंस बराबर बना दिया मुझे, जब मेरी कोई गलती नहीं है। इनके इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम है, कार्य में लापरवाही, मुझसे बदतमीजी, शिक्षा मंत्री महोदय का फ़ोन, जो मैंने गलती आज नहीं की है। कहने का मतलब अगर आज मैं इस विद्यालय से चली जाऊँ सर तो ये सारे इल्ज़ाम सही हो जाएंगे। और क्या गारंटी कि जिस स्कूल में जाऊंगी वो विद्यालय प्रभारी कल को 6 महीने बाद सेम ऐसा कंप्लेन मुझ पे नहीं ठोकेगा? इसकी कोई गारंटी लेगा? नहीं। मेरा मान सम्मान अस्तित्व मेरे इसी विद्यालय से है। मैं न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं इस विद्यालय के बच्चों के लिए लड़ रही हूँ, तो मैं विद्यालय से क्यों जाऊँ सर? और ये चाहते हैं कि मैं गिड़गिड़ा के इनसे माफ़ी मांगूँ, कि माफ़ी मांगूँ और मैं इस स्कूल में कार्य करूँ।
ये व्यक्ति सही नहीं है। इन्होंने 28 नवंबर 2022 को अज्ञात लोगों को विद्यालय में बुलाया और मुझे बहुत डराया, धमकाया, मानसिक प्रताड़ित किया। इसी का वीडियो मैंने वायरल किया है ट्विटर पे, और ये वीडियो मैंने नहीं बनाया था, वहाँ के आए लोगों ने मजा लेने के लिए वीडियो बनाया कि उर्मिला को कैसे डेमोरलाइज किया जा रहा समाज में। उन्होंने इस वीडियो को वायरल किया, तो ये वीडियो मेरे हाथ लगा तो मैं अपने ट्विटर में डाला। साथ ही मैं स्कूल कंटिन्यू अप्रैल से जा रही हूँ। मैंने एक भी दिन स्कूल अभी भी जा रही हैं? अभी भी जा रही हैं। तो प्रभारी से बात होती है आपकी? नहीं, मेरी उनसे बातचीत नहीं होती है। अच्छा, तो वो कुछ कहते नहीं है कि क्यों आ रहे हैं? नहीं, उन्होंने तो वो कितनी बार बोले, वो तो अपनी टीम को बुलाए कि इसको धक्का दे के स्कूल से निकालो, और वो उनकी मंशा थी कि लोग इस पे हावी हो जाए, मारपीट करे, ठीक है। और विद्यालय प्रभारी खुलेआम बोलते हैं कि मार के फेंकवा देंगे विद्यालय आएगी तो। अच्छा, ये बोले हैं? बिल्कुल, वो मुझे बोले हैं उसी रोज भीड़ में कि स्कूल आएगी तो मार के फेंकवा देंगे जी। और उसके बाद भी हम थाना वाले से मिले 29 अप्रैल क्या नवंबर को, जो मेरे आईओ ऑफिसर है, कि सर ऐसा ऐसा हुआ है विद्यालय में। तो बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। और जब मैं थाना गई तो थाना वाले बोलते बाबा थाना क्यों चले आते हैं, केस तो हो गया है। तो केस हो गया इसका मतलब कि क्या मुझे मार के फेंक देंगे तो भी आप थाना में आएंगे नहीं? थाना वाले पूर्ण रूप से प्रभाव में है वहाँ पे जी। और तो और हम बायोमेट्रिक हाजिरी बनाते थे, ई विद्या वाहिनी में हम लोगों को जोड़ा गया था सुबह जाके लगाया जाता। हाँ, 6 सितंबर 2021 से इन्होंने मेरी बायोमेट्रिक हाजिरी उड़वा दी है सर। अच्छा, ऐसे कैसे उड़वा दी? अब इनका पहचान, इनका पैरवी, जब ये डीओ मैडम को खरीद सकते हैं और पैसा दे सकते हैं तो ये किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये एक अपराधी व्यक्ति, इनको शिक्षा विभाग में नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं लगातार स्कूलों का रिपोर्ट दिखाया हूँ, ये शिक्षिका थी, इस वजह से मुझे लगा कि ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी खबर था। देखिए, स्कूलों में शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ? देखिए कि विकास फंड आता है हर साल इनरोलमेंट के हिसाब से, नामांकन के हिसाब से। हर स्कूल में 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, जहाँ जैसा इनरोलमेंट होता है उस हिसाब से विकास फंड आता है। और जहाँ जहाँ पर रिटेल मैनेजमेंट या वोकेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं उसके लिए भी अलग पैसे आते हैं। तो पैसे तो आते हैं, अभी जानते हैं सरकार पैसे देती है, लेकिन जब स्कूल में जाइएगा आपको पता होगा, वीडियो देखते होंगे तो स्कूल का चापाकल खराब होता है, पंखा नहीं बनता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? अब शिक्षा मंत्री तो पैसे भेजवा रहे हैं, हेमंत सोरेन जी तो पैसे भेजवा रहे हैं, लेकिन धरातल पर वो पैसा आइबे नहीं करता है। तो दिक्कत ये है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और भ्रष्टाचार जो है बहुत ऊपर लेवल पे हो रहा है। कहीं ना तो कहीं पदाधिकारी अधिकारी भी मिले हुए होते होंगे तभी ऐसा काम होता है, नहीं तो बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसको धमकी मिलने लगती है। अगर कोई आउटसोर्सिंग से आया हुआ है, अपनी नौकरी कर रहा है, तो उसको निकाल दिया जाता है। उसके बाद आम जनता कहाँ जाए, कौन से न्यायालय में जाए कि उसकी आवाज़ सुनी जाए? आप समझ सकते हैं। तो एक आम जनता के लिए जो है कौन सा दरवाज़ा खुला है? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ज़रा बताइए, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आप भी बताइए कि कौन सा दरवाज़ा है जहां पर महिलाएं जाके उस दरवाजे को खटखटाए और आसानी से इनकी बात सुनी जाए, या और भी भारत की तमाम महिलाएं उनकी बात सुनी जाए। बस इतनी सी बात के लिए कि जो पैसा आता है स्कूल में, उस पैसे को जो है जिसके लिए आया है उसी के लिए खर्च हो, उस चीज़ के लिए मैडम बोल दी। उसके बाद सारा ये मामला हुआ है ना मैम? जी सर, हाँ बिल्कुल। एक शब्द में कहा जाए इस वीडियो का सारांश यही है कि मैंने भ्रष्टाचार रोकने की कोशिश की, बच्चे को अच्छे शिक्षा दिलवाने की कोशिश की, तो मुझे इतना दर्द, तकलीफ, बेइज्जती का सामना करना पड़ा। मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ सर, सरकार के दिए गए पैसे, जबकि इनका पैसा नहीं है, सरकार ये पैसा दे रही है, तो इनको क्या समस्या है भाई? पैसा खाने का सैलरी नहीं मिलती, 80-90 हज़ार की सैलरी है इनकी। शिक्षा मंत्री जी से यही विनती करूंगा कि शिक्षा मंत्री जी मैम की बातों पे थोड़ा गौर फरमाइए और अच्छे से जांच करवाइए और एकदम जायज़ तरीके से जांच करवाइए, ताकि जो है इनको न्याय मिले और किसी के साथ भी ऐसा न हो। कैसा लगा रिपोर्ट ज़रा कमेंट करके बताइए, और आप सभी दर्शकों से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैम को इंसाफ मिले और इनको न्याय मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।